ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, हमें क्या गिवन है? एक एरे गिवन है। ठीक है, और अब उस एरे के ना सारे सबसेट फाइंड करने हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, पहले समझाया था जब सबसे पहले रिकर्शन की क्लास ली थी हमने, तब तब ये क्वेश्चन सॉल्व किया था कि एक अगर एरे गिवन है हमें, उसके सारे सबसेट्स फाइंड करने हैं। तो ये रिकर्शन का टिपिकल क्वेश्चन है जो अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे मतलब ये होता कैसे है। ठीक है, तो अब हमें ये एरे गिवन है। तो जैसा मैंने उस दिन बताया था, जब भी रिकर्शन में ऐसे वाली चीज हो कि हमें सारे सबसेट फाइंड करने हो या सारे वेज फाइंड करने हो, मतलब चॉइसेस गिवन हो, चॉइसेस गिवन हो ना जब भी क्वेश्चन में, तो उसका चॉइस डायग्राम बना लेते हैं। चॉइस डायग्राम कैसे बनाते हैं? अगर मैं चॉइस डायग्राम की बात करूं, तो अगर मैं इसमें देखूं कि हो क्या रहा है, बेसिकली मेरे पास एक एरे है जिसका साइज 3 है, 1 2 3। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सबसेट फाइंड करने हैं। मैं सबसेट फाइंड कैसे करूंगा? शुरू में मेरी ये इनपुट थी, मतलब ये सारी चॉइसेस थी मेरे पास। अब मैं हर एक एलिमेंट के पास जाऊंगा। शुरू में मैं इस एलिमेंट पे हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। इस एलिमेंट पे हूँ तो मैं क्या, मेरे पास चॉइस है कि या तो मैं इसको अपने आंसर में इंक्लूड करूंगा या नहीं करूंगा। अगर मैं इसको अपने आंसर में इंक्लूड करता हूँ तो मेरा एक टेम्परेरी आउटपुट क्या बनता है? OP1 जिसको मैं बोल रहा हूँ, क्या बनता है मेरा? 1 बनता है। ठीक है, अगर मैंने इंक्लूड किया इसको, 1 बनता है। अगर मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं किया, तो मेरा आउटपुट अभी खाली है। ठीक है, ये आउटपुट 2 है, टेम्परेरी आउटपुट है मेरा। ठीक है, अब ऐसे ही मेरे पास अब नेक्स्ट के लिए ना, इसके लिए मेरे पास चॉइस कम हो जाएगी। मेरे लिए इसके लिए इनपुट क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने 1 के लिए चॉइस देख ली है। 1 के लिए मेरे पास चॉइस थी, मैं उसको आंसर में अपने इंक्लूड करता या नहीं करता। अब मैंने 1 के लिए चॉइस देख ली, तो मेरे पास चॉइसेस कितनी बची हैं, मतलब एलिमेंट ही देखे तो कितने बचे हैं जिनके लिए मैं चॉइसेस कर सकता हूँ? वो 2 बचे हैं। तो अब मैं इनके लिए देखूंगा, इस केस में भी 2 बचे हैं, 2 और 3। ठीक है, अब फिर मैं इसके लिए देखूंगा। ये दोनों अलग अलग सीन है। ठीक है, ये वाला अलग रिकर्सिव उसमें चल रहा है, ये वाला अलग रिकर्सिव उसमें चल रहा है, उधर वाला अलग में चल रहा है। ठीक है, अब अब मैं फिर चेक करूंगा कि 2 को मैं अगर इंक्लूड करता हूँ और नहीं इंक्लूड करता हूँ, तो ये मेरे 2 केस बन जाते हैं। हर एक एलिमेंट पे मेरे 2 केस हैं। हर एक एलिमेंट पे मेरे 2 केस हैं, या तो मैं उसको इंक्लूड करूँ या तो नहीं करूंगा। ठीक है, अब सीन क्या है? अब मेरा इनपुट का साइज ना जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वो कम होता जाएगा। तो अब मेरा जो टेम्परेरी आउटपुट, अगर मैं आउटपुट 1 बोलूं, तो वो क्या बनेगा? 1 तो मेरा पहले से पहले केस में आ गया था, पहली चॉइस का आउटपुट। और अब मेरा क्या आया है? अब मैंने अगर इंक्लूड किया तो मेरा 1 और 2 आ गया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे बात करूँ, जो मेरा आउटपुट 2 आया है यहाँ पे, इसको इंक्लूड ना करके वो मेरा 1 आ गया। मैंने कहा ठीक है। अब अगर मैं इसके लिए बात करूं, अगर मैं इसको आंसर में इंक्लूड करता हूं, तो मेरा आंसर 2 आ जाता है, जो आउटपुट 1 में टेम्परेरी आउटपुट बोल रहा हूँ। और एक टेम्परेरी आउटपुट मेरा क्या आ जाता है? ये खाली वाला, बिकॉज इसको मैंने अपने आंसर में इंक्लूड नहीं किया है। मैं कहा ठीक है यार। अब बट मेरे इनपुट साइज एक कम हो जाएगा, बिकॉज एक और एलिमेंट के लिए मैंने क्या देख लिया, एक और एलिमेंट के लिए मैंने चॉइसेस सारी देख ली हैं कि भाई इसको इंक्लूड करना था या नहीं करना था, दोनों चॉइस मैंने करके देख ली है। अब मेरे पास इनपुट बचा है, इनपुट में बचा है मेरे पास 3। हर केस के लिए, हर केस के लिए मेरे इनपुट में बचा है 3। 3। ठीक है, अब फिर से मैं क्या करूंगा? फिर से मैं वही वाली चीज करूंगा। हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पास चॉइस है, मैं उसको इंक्लूड करूंगा अपने आंसर में या नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरा आउटपुट बन के क्या आ जाएगा? जो पिछला वाला टेम्परेरी आउटपुट था उसमें 1 2 था, इसमें अगर मैंने इंक्लूड किया तो क्या आ गया? 1 2 और 3। ठीक है, अगर इंक्लूड नहीं किया तो क्या आया? जो पिछले वाला था वही रहा, तो 1 और 2। ठीक है, अब इस 3 को मैंने इंक्लूड किया तो मेरा क्या आ गया? 1 और 3। और नहीं किया तो क्या
क्या बना रहा मेरा आउटपुट? मेरा 1 बना रहा। अब इसके केस में मैंने 3 को इंक्लूड किया तो मेरा 2 3 हो गया, और 3 को इंक्लूड नहीं किया तो मेरा क्या हो गया? जो ऊपर था टेम्परेरी आउटपुट 2 ही रहा। अब इस केस में मैंने 3 को इंक्लूड किया और नहीं किया। अगर किया तो मेरा 3 हो गया, अगर नहीं किया तो मेरा खाली रहा। तो जब मेरी सारी इनपुट की चॉइसेस एम्प्टी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ मैं अगर देखता हूँ तो मेरा इनपुट खाली हो गया। इनपुट खाली हो गया तो डेट मीन्स अब मेरी सारी चॉइस एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, और मेरे पास जितने भी सारे पॉसिबल वेज थे ना, सबसेट का मतलब क्या है? सबसेट का मतलब यही तो है, जितने पॉसिबल वेज में जितने पॉसिबल वेज में मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ, किसी भी एलिमेंट को। या तो मैं उसको अपने उसमें लूंगा या नहीं लूंगा, लूंगा या नहीं लूंगा, यही तो सबसेट है बेसिकली। अगर मैं 1 2 3 का सबसेट ऐसे भी फाइंड करता हूँ, उसमें 8 एलिमेंट हो गए। 8 एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास हर के पास चॉइस थी, हर के पास चॉइस थी कि मैं इसको इंक्लूड करता या नहीं करता, इसको इंक्लूड करता, 2 को इंक्लूड करता या नहीं करता, 3 को इंक्लूड करता या नहीं करता। तो अगर मैं वैसे भी देखूँ ना, तो मेरी 2 की पावर जितना नंबर ऑफ वो रहेगा, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे बन के आते हैं, जो कि बेसिकली नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं मेरे। ये बात अभी तक समझ में आई है ना सबको? हाँ भाई, इतना तो आ गया था। इतना आ गया ना? बस बस ये याद रखना, हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबसेट्स जहां भी तुम्हें सबसेट वाली चीज दिख जाए ना, सबसेट का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास हर एलिमेंट के पास क्या चॉइस है, कि तुम उसको अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो या फिर इंक्लूड नहीं कर सकते। हर एक एलिमेंट के पास चॉइस है। और जब हम पूरी एरे को, पूरी जो एरे एरे या स्ट्रिंग जो भी दे रखी होगी, उसको ट्रेवर्स कर लेंगे और उन सब पे करके देख लेंगे कि इसको इंक्लूड किया, इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको इंक्लूड किया, इसको इंक्लूड नहीं किया, सारी चॉइसेस के ऊपर जाके देख लेंगे, तो हमारे पास सारे पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स जो हो सकते हैं वो सब आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता कि अगर तुम इधर देख रहे हो कि इधर ऑर्डर क्या आ रहा है, उधर ऑर्डर क्या आ रहा है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। बट जितने सबसेट्स बन के आ रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स और उनकी वैल्यू, वो मैटर करती है। ठीक है, ये वाली चीज एक्सप्लेनेशन किसी को समझ में ना आई हो तो बता दो, क्योंकि अगला क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चन भी मोस्टली ऐसे ही एनालॉजी पे बेस्ड हैं, कि हमारे पास चॉइस दे रखी है, उन चॉइसेस के बिहाफ पे हम यही वाली चीज कर रहे हैं, या तो उस चीज को करके देख रहे हैं या तो नहीं कर रहे, उसको छोड़ दे रहे हैं। आगे आने वाले 18 क्वेश्चन उसी एनालॉजी पे, टाइप ऑफ उसी एनालॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ क्लियर हो गया है। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब चलते हैं इसको कोड करने के उस पर चलते हैं। ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा चॉइस डायग्राम बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें? ठीक है, लाइन बाय लाइन बताऊंगा, एक क्वेश्चन से ही तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चीज इंटीजर के लिए है तो तुम्हें इंटीजर एरे दे रखी है, नहीं तो तुम्हें स्ट्रिंग भी दी हो सकती थी, और तुम्हें यहाँ पे पता है वेक्टर ऑफ इंट की जगह यहाँ पे स्ट्रिंग, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करनी होती तुम्हें। ठीक है, और तुम्हें स्ट्रिंग इनपुट में दे रखी होती। बस ये डिफरेंस हो सकता था क्वेश्चन में। बाकी सब कुछ अगर तुम्हें दे रखा हो, फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ, मतलब ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग और एन एरे, तो तुम क्या लगाओगे, कैसे उसे समझाओगे कि भाई हमें सारे सबसेट निकालने हैं, तो हमारे हर एलिमेंट के पास चॉइस है कि हम उसको अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर इंक्लूड करते हैं तो हम अपना इनपुट साइज एक डिक्रीज करेंगे, और सब्सीक्वेंट जो एलिमेंट्स आते रहेंगे उनके लिए भी हम ये चेक करते रहेंगे कि इसको इंक्लूड करें या नहीं करें। तो हमारे पास हर एलिमेंट के पास चॉइसेस है, जब हमारे इनपुट एग्जॉस्ट हो जाएंगे हमारे पास अपना आउटपुट अपने आप बन के आ जाएगा। ये तुम बताओगे और वो इतना तो समझ जाएगा, फिर वो तुमसे बोलेगा ये वाले क्वेश्चन ना बेसिक तुम्हारी कोडिंग चेक करते हैं कि तुम कोड कैसे कर पाते हो। ठीक है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब हमें वेक्टर ऑफ वेक्टर मतलब 2D एरे रिटर्न करनी है यहाँ से, जिसमें ये है एक एरे है और इसके अंदर ये छोटी छोटी एरेस पड़ी हुई है। ठीक है, जो बेसिकली सबसेट्स बता रही है। अब मैं क्या करूंगा, जो आंसर मुझे रिटर्न करना है, पहले वही बना लेता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट, जो कि मेरा आंसर रहेगा जो मुझे रिटर्न करना है। ठीक है,
ये वाली चीज बना ली, ये मेरा आंसर वेक्टर है, आंसर 2D वेक्टर। ठीक है। अब क्या चीज है, मुझे क्या चीज करनी है, मुझे दो चीज समझ में आ रही है। मेरा इनपुट चेंज हो रहा है, इनपुट चेंज हो रहा है, और मेरे ये टेम्परेरी आउटपुट बन के आ रहे हैं। दो चीज तुम्हें दिख भी रही होंगी। मेरा इनपुट चेंज हो रहा है ना, इनपुट मेरा घटता जा रहा है, और हर केस में मेरा ये टेम्परेरी आउटपुट बनता जा रहा है। ठीक है। और ये जो टेम्परेरी आउटपुट यहाँ पे बनता जा रहा है, यहाँ पे ये वाला जो जो बनता जा रहा है मेरा, उसको मैं 2D वेक्टर में स्टोर करता जाऊंगा। ठीक है। अब ये 2D वेक्टर बना लिया मैंने, तो मुझे क्या चाहिए, मेरी इनपुट एरे गिवन थी, तो मैं क्या करूं, या तो इसका साइज डिक्रीज करता जाऊं, या फिर एक पॉइंटर ले लूं जो कहाँ से शुरू होगा, जो स्टार्टिंग ऑफ एन एरे से शुरू होगा और एंडिंग ऑफ एन एरे तक जाएगा। ठीक है। तो मैंने एक पॉइंटर बनाया जो कि 0 से स्टार्ट होगा और मेरी इनपुट एरे को ट्रेवर्स करने में के लिए काम आएगा। हेलो हेलो, आवाज सही से आ रही है ना मेरी? जी सर। हाँ ठीक है, ठीक है। अब मैंने, क्योंकि मैं साइज भी डिक्रीज कर सकता हूँ, मुझे कोई गम नहीं है, बट उसमें इसके एरे में से डिक्रीज करने के लिए बार बार मुझे वो इरेज विरेज लगाना पड़ेगा। अभी मैं नहीं चाह रहा इरेज लगाऊं, मैं सिर्फ पॉइंटर से उसको आगे ट्रेवर्स कराना चाह रहा हूँ, बिकॉज उससे भी मेरी चॉइसेस बेसिकली डिक्रीज ही हो रही हैं। क्योंकि अगर मैं जीरोथ इंडेक्स पे हूँ तो मेरे पास चॉइस कितनी है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे पास 3 चॉइस है, अगर मैंने इंडेक्स यहाँ पे कर दिया तो मेरे पास 2 चॉइस है, लास्ट वाले पे पहुंच गया तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, इसके बाद कोई चॉइस ही नहीं है। तो मैंने एक इंडेक्स ही बना लिया, और उसके बाद क्या, जो ये टेम्परेरी आउटपुट स्टोर करने के लिए मैंने एक आउटपुट वो भी बना लिया। ठीक है। इनिशियली मेरा आउटपुट क्या था, इनिशियली मेरा आउटपुट शुरू में, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरा आउटपुट एम्प्टी था, एम्प्टी एरे लेके चला था, वही वाली चीज मैं कर रहा हूँ। मेरे पास एक इनपुट एरे है जो कि मुझे मिली हुई है, एक आउटपुट एरे है जो खाली थी, एक पॉइंटर जो मुझे ट्रेवर्स करने के लिए चाहिए, एक 2D एरे जो मुझे बेसिकली आंसर स्टोर करने के लिए चाहिए। ये वाली चीज सारी मैंने कंडीशन बैठा लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना फंक्शन लिखना स्टार्ट करूंगा। लेट सपोज मैंने उसका फंक्शन का नाम दिया सॉल्व। उसमें मैंने क्या क्या पास किया, मेरी इनपुट एरे, ठीक है, मेरा टेम्परेरी आउटपुट, मेरा आंसर जो मैं स्टोर करूंगा, और मेरा पॉइंटर। ठीक है। ये कॉल कर दिया मैंने, और नीचे मैं रिटर्न करा दूंगा आंसर। अभी रिटर्न आंसर कराने की जरूरत भी नहीं है, वैसे हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो ये मैंने फंक्शन लिखा। अब इस फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है ना, ये बेसिकली एक वॉइड फंक्शन रहेगा मेरा। इसका काम क्या है, सिर्फ ये चेक करना है इसका काम। देखो मैं एक बार लिख लेता हूँ क्या चीज मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है। वेक्टर ऑफ इंट रेफरेंस ऑफ आउटपुट, और रेफरेंस की आउटपुट लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ इंट आंसर एंड इंट आई। देखो ये मैंने फंक्शन बनाया है, ये रिकर्सिव फंक्शन वर्क करेगा मेरा। इस रिकर्सिव फंक्शन में मुझे क्या क्या चीजें पास करनी थी, मैंने अपनी इनपुट एरे पास करी, ये मेरी इनपुट एरे है, इसे बाय रेफरेंस पास करा, बिकॉज मैं नहीं चाह रहा इसके लिए हर बार ऑक्सिलरी स्पेस एलोकेट हो। रेफरेंस का मतलब है सिर्फ उसका एड्रेस पास हो जाएगा, वो ओरिजिनल एरे ही रहेगी। मैंने ये बाय रेफरेंस नहीं पास करी, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैंने रेफरेंस क्यों नहीं पास करी। और रेफरेंस भी पास कर सकता हूँ मैं, बस समझाने के लिए अभी मैंने इसको नॉर्मल बिना रेफरेंस के पास किया है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद जिस 2D वेक्टर में मुझे आंसर देना वो है, और मेरा पॉइंटर है। मैं कहा ठीक है। अब मैं किसी भी जीरोथ इंडेक्स पे हूँ, तो मैंने क्या बताया था, चॉइस डायग्राम, चॉइस डायग्राम से चीजें होंगी। ठीक है। चॉइस डायग्राम मेरा बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन में लिखा जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ चॉइस डायग्राम में, मैं कह रहा हूँ पहले मेरी दो, हर केस में दो आउटपुट बन रहे थे, टेम्परेरी आउटपुट, OP1 OP2। ठीक है। और बेसिकली वो पिछले वाली उससे, अगर पिछला वाला खाली था तो ये भी खाली होगा, पिछले वाले में 1 था तो इस वाले में 1 ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो डेट मीन्स हम पिछले वाला जो आउटपुट था उसको पहले इसमें डाल दे रहे हैं। ठीक है। तो दो आउटपुट बन रहे हैं, OP1
जो कि आउटपुट के बराबर था, वेक्टर 2 इनिशियली जो कि OP1 के बराबर। ठीक है, दो चॉइसेस बननी है, दो चॉइसेस कह रहा हूँ, दो टेम्परेरी आउटपुट बनने हैं, OP1 OP2। ठीक है, अब मेरे पास OP1 में क्या चीज कर रहा हूँ मैं उसके लिए कह रहा हूँ आउटपुट, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं इंक्लूड करूंगा तो वो किस में इंक्लूड होगा, मेरी आउटपुट वन एरे में इंक्लूड हुआ। ठीक है, तो आंसर कह रहा हूँ, इनपुट एरे की इंडेक्स मैंने अपने आंसर में इंक्लूड कर ली। जैसे मैं इस इंडेक्स पे हूँ, फर्स्ट इंडेक्स पे, सॉरी 0 1 2, जीरोथ इंडेक्स पे मेरा पॉइंटर है, तो मेरे पास इसके पास दो चॉइस है, या तो मैं इंक्लूड कर लूँ या मैं इंक्लूड नहीं करूँ। अगर इंक्लूड करूंगा तो टेम्परेरी एरे जो है मेरी, जो टेम्परेरी आउटपुट एरे है उसमें मैंने इंक्लूड कर लिया, तो मैंने OP1 में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब अगर नहीं इंक्लूड करता तो OP2 मेरा वैसा का वैसा ही रहेगा, वो वैसे ही पास हो जाएगा। ठीक है, वो वैसा का वैसा ही है, जैसे खाली आया था ऊपर से, तो ये खाली का खाली है। बट मेरा इनपुट दोनों केस में डिक्रीज हो रहा है। पहले मेरा पॉइंटर कहाँ था, इस पे था, जीरोथ इंडेक्स पे। अब मेरा पॉइंटर अगर मैं देखूं तो ये आगे बढ़ गया है, वो वनथ इंडेक्स पे पहुंच गया है। तो अब मेरी रिकर्सिव कॉल कैसे होगी, मैं रिकर्सिव कॉल करूंगा सॉल्व नम्स, मेरी इनपुट एरे, मेरा आउटपुट अब 1 के लिए होगा, बिकॉज अगर मैं देखूं तो ये जो टेम्परेरी आउटपुट है वो अगले के लिए एज एन पेरेंटल आउटपुट बनता है, जैसे यहाँ पे चीजें हो रही थी। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। और आंसर और I+1 कर दिया मैंने। ठीक है, और दूसरे केस में मैंने क्या किया था, जिसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, तो उसमें क्या किया मैंने, नम्स आउटपुट 2 और आंसर और I+1, दोनों के केस में हमारा वो तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, चॉइस डायग्राम में जो चीज करी थी हमने वो इसमें कर दी, बट हमें कहीं तो रुकना होगा, कहीं तो रुकना होगा। अगर I मेरा इक्वल्स टू हो जाए, मतलब लास्ट इंडेक्स में पहुंच जाए, लास्ट इंडेक्स का मतलब है बेसिकली इसके साइज के बराबर हो जाए, तो मैं क्या कहूंगा कि अब जो जितनी भी चॉइसेस लगनी थी मेरी सारी एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, और जो मेरे टेम्परेरी आउटपुट में मेरा आंसर है उसको मैं पुश कर देता हूँ किस में, जो मेरी 2D एरे थी, और यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, अभी सिंपल है, मैं तुम्हें अभी लाइन बाय लाइन फिर से समझा दूंगा अगर तुम्हारी कुछ दिक्कत है। क्या क्या आ गया, क्या आ गया, 24 यहाँ पे, ओके, मैंने आंसर रिटर्न नहीं किया। अब मैं एक सेकंड बता रहा हूँ, जितने भी कंफ्यूजन है तुम्हारे सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये चल गया है, चलना था ही ये, क्योंकि हमने सब चीज सही करी है। अब देखो, हमने क्या कहा था, हमने कहा था हमारे पास हर एक एलिमेंट के पास चॉइस है कि हम उसको अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको दिखाने के लिए मैंने क्या किया, जो शुरू में एक आउटपुट एरे ली थी, जो कि शुरू में यहाँ पे एम्प्टी थी। ठीक है, इनपुट मेरा पूरा था, इंडेक्स मेरा 0 पे था। अब मेरे पास दो चॉइस हैं, अगर मेरे पास दो चॉइस हैं और उनका टेम्परेरी आउटपुट मुझे स्टोर करना है, उसके लिए मैंने दो आउटपुट एरे ले ली। ठीक है, दो आउटपुट एरे ले ली, आउटपुट 1 और आउटपुट 2। मैंने कहा मैं एक में स्टोर करूंगा जो मैंने इंक्लूड करने वाला रिजल्ट है, एक में मैंने इंक्लूड कर लिया, और एक में इंक्लूड नहीं किया तो वो अपनी जैसी पहले आई थी वैसी रही होगी। मैं कहा ठीक है। अब दोनों के लिए अलग अलग रिकर्सिव कॉल करी ना मैंने, यहाँ पे भी क्या किया था, दोनों के लिए अलग अलग रिकर्सिव कॉल करी थी मैंने। जिसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया था इसमें, तो इसके लिए अलग रिकर्सिव कॉल आगे चली थी, अगर इंक्लूड नहीं किया था तो इसके लिए अलग रिकर्सिव कॉल्स आगे चली थी। ये वाली चीज भी मुझे समझ में आ गई। अब पड़ता है मेरा बेस केस। बेस केस क्या होगा, अब मैं जैसे यहाँ पे पहुंच गया, लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया था 3 पे, बेसिकली जो थर्ड एलिमेंट था यहाँ पे पहुंच गया था मैं, यहाँ पे। अब मैं इससे अगर आगे गया तो मेरा इससे आगे गया तो कुछ है ही नहीं, कुछ चॉइसेस है नहीं। डेट मीन जब मेरा इसका जो इंडेक्स आई, जो 0 से चल रहा है, अगर वो उसकी साइज के बराबर हो जाएगा तो वो उसकी इंडेक्स की रेंज से बाहर हो गया। अगर मैं बात करूं तो वो साइज अगर n है
तो 0 से n-1 तक चलता है। अगर वो n के बराबर हो गया दैट मीन्स वो आउट ऑफ बाउंड हो गया और वो एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, तो n पे ही जाएगा n-1 के बाद। तो अगर ये वाला केस हो गया तो सारी चॉइसेस खत्म होगी। सारी चॉइसेस खत्म होगी तो भाई जो मैं आंसर वेक्टर वो लेके चल रहा हूँ उसमें मेरा ये टेम्परेरी आउटपुट डाल दे और अब इस रिकर्सिव फंक्शन से रिटर्न हो जा। ठीक है, और यहाँ पे बाय रेफरेंस पास किया था, तो जो भी चेंजेस किए थे हमने इस रिकर्सिव फंक्शन के दौरान वो मेरे आंसर में आ गए होंगे, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये चलेगा, चलेगा, क्योंकि मैंने जो अपने दिमाग में चॉइस डायग्राम बनाया था उसको मैंने वैसा ही पूरा का पूरा लिख दिया है, उसमें कोई गलती नहीं की है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत किसको हो रही है मेरे को एक बार बता दो, और कहाँ पे हो रही है वो भी बताना। यार ये बता, जब तू ओपी उसमें आंसर में डाल रहा है आउटपुट, हाँ 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 तो तू चेक कर रहा है कि मेरी जो इंडेक्स वैल्यू वो साइज के इक्वल है, तो ये हाँ लास्ट तक गया बिल्कुल। फिर हाँ लास्ट में जो मेरा आउटपुट पड़ा था हाँ उसको उसने आंसर में डाल दिया। बट हाँ जब वो उस वाले फंक्शन से वापस आया, हाँ। उससे ऊपर आया, तो आई की वैल्यू तो चेंज हो गई ना। नहीं नहीं, ये पास बाय रेफरेंस नहीं है ना, बात यहाँ पे समझ। ये पास बाय, देख मैं तेको अच्छा। बताता हूँ इसमें रिकर्सिव कॉल कैसे चलेगी। सही हुआ तूने ये पूछ भी लिया ना, देख मैं इस वाले एग्जांपल के लिए बताता हूँ। रिकर्सिव कॉल बेसिकली चलती कैसे है। 0 1 2 इंडेक्स है, आई मेरा यहाँ पे था। हाँ। अब समझना क्या क्या चीज होगी। तो सॉल्व, सिर्फ मैं इंडेक्स आई के लिए बता रहा हूँ, ये मेरा इंडेक्स आई है और ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, ये लेके चल रहा हूँ आउटपुट में, बेसिकली एरे ऐसे दिखाता हूँ। शुरू में एम्प्टी था मेरा वो, और ये मेरी इनपुट एरे है जो कि 1 2 3 थी, या इसको लेने की जरूरत नहीं है, मेरा इंडेक्स से काम हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट और इंडेक्स लेके चल रहा हूँ। तो मैंने, मेरे पास क्या था, मैंने चेक किया कि क्या मेरा ये 3 के इक्वल है, 0 मेरा 3 के इक्वल है। मैंने कहा नहीं, तो ये वाली चीज फॉल्स हुई। तो मैंने दो वो बनाई ऑक्सिलरी एरेस, आउटपुट 1 जो कि खाली थी, आउटपुट 2 जो कि खाली थी। ठीक है, दोनों खाली थी। अब मैंने आउटपुट 1 में क्या पुश किया, जो ये वाला इंडेक्स था। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया और ये खाली रहा, हम्म। खाली रहा। अब मैंने क्या करा, इस ये वाली रिकर्सिव कॉल हुई। तो ये वाली रिकर्सिव कॉल कैसे हुई होगी, सॉल्व, इंडेक्स मेरी कितनी हो गई वन 1, और और फिर वन। मेरी 1 हो गया यहाँ पे। मुझे अभी इसके बाद जो रिकर्सिव कॉल होने वाली थी उससे मतलब नहीं है, वो इनके बाद ही होगी, जब जब तक मैं इसको डेप्थ में सॉल्व ना कर लूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया, अब फिर मैंने चेक किया कि क्या मेरा 1 3 के इक्वल है। उसने कहा नहीं भाई पागल है क्या। फिर मेरी दो टेम्पररी अरेज बनी, आउटपुट 1 जिसमें 1 था, आउटपुट 2 जिसमें मेरा 1 था। ठीक है, ये सीन हुआ। हाँ। अब फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने जो इंडेक्स 1 वाला एलिमेंट था जो कि 2 था, वो इसमें डाल दिया, आउटपुट 1 में डाला। हम्म। और फिर से रिकर्सिव कॉल करी इसको, सॉल्व 2 ऑफ 1 2 को। ठीक है, और फिर से चेक किया मैंने, क्या मेरा 2 3 के बराबर है। उसने कहा नहीं भाई पागल है क्या। फिर मेरी दो ऑक्सिलरी एरेज बनी यूजिंग जो ये मेरी आउटपुट एरे आ रही है। तो मेरा ये क्या बना 1 2, और आउटपुट 2 क्या बना, ये भी 1 2 बना। अब मैंने इसमें क्या किया, इसमें पुश किया है, मतलब इंक्लूड किया है, क्या नाम है, आउटपुट 1 में। अगर इंक्लूड किया है तो मेरे यहाँ पे 1 2 3 भी आ गया होगा। 3 आ गया तो मैंने इसको फर्दर रिकर्सिव कॉल करी इसको इंक्लूड करने के लिए, तो 3 1 2 3 आ गया मेरे पास। ठीक है, हाँ। क्या मेरा 3 3 के बराबर है, वो कहेगा हाँ भाई इस बार तू सही है। तो मेरे आंसर जो 2D वेक्टर में लेके चल रहा हूँ, लेट सपोज इधर बना देता हूँ मैं 2D वेक्टर, इसमें मेरा 1 2 3 चला गया है। हाँ। ठीक है, 1 2 3 चला गया और मैं यहाँ से रिटर्न मार गया कि भाई मेरा यहाँ पे इस वाली रिकर्सिव कॉल के लिए काम हो गया। ठीक है, बट मेरा पिछले वाली रिकर्सिव कॉल में मैं रिकर्सिव कॉल मिटाता जा रहा हूँ। ठीक है, रिकर्सिव कॉल मिटाता जा रहा हूँ ताकि समझ में आ सके। मेरा यहाँ पे काम हो गया, अब मैं यहाँ पे रिटर्न वापस आ गया। तो मेरी चीजें जो यहाँ पे थी, क्योंकि कुछ भी बाय रेफरेंस मैंने सिर्फ आंसर पास किया था और इनपुट एरे जिसमें कोई चेंज नहीं करा। ठीक है, तो मेरा
आई अभी 2 था, हाँ मुझे एक और रिकर्सिव कॉल करनी है हाँ जो नॉट इंक्लूड वाले के लिए करनी है। तो सॉल्व ऑफ, मैं क्या करूंगा, सॉल्व ऑफ 3 और आउटपुट 2 इसमें जाएगा तो वो वन क्या है, टू 1 2। ठीक है, 1 2 गया। अब इसने फिर से चेक किया कि क्या मेरा 3 के बराबर है, वो कहेगा हाँ भाई इस बार भी तू सही है, वो मैं इस बार भी सही हूँ, तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 और इंक्लूड हो जाएगा मेरे आंसर में। हम्म ठीक है, अभी यहाँ से फिर रिटर्न हो जाएगा क्योंकि इंक्लूड करने के बाद रिटर्न वाला स्टेटमेंट आ रहा है, तो मैं यहाँ से रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, रिटर्न कराया, ये वाली भी खत्म हुई। अब ये वाली खत्म हुई तो दोनों मेरी रिकर्सिव कॉल हो चुकी है। दैट मीन्स क्या सीन हो गया, मेरी ये वाली रिकर्सिव कॉल भी हो गई है, ये वाली रिकर्सिव कॉल भी हो गई है, और यहाँ पे फिर मेरा फंक्शन जब एंड हो जाता है वो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाता है। फंक्शन एंड हुआ, ऑटोमेटिकली रिटर्न हुआ, तो मेरी इसके लिए भी काम हो गया ना, हाँ क्योंकि दोनों रिकर्सिव कॉल हो गई इसके लिए, तो इसका काम हो गया। अब फिर क्या सीन होगा, जो ये वाली रिकर्सिव कॉल हुई थी मेरी, वन टू वाली हुई थी। उसको वापस ले आता हूँ। ये वाली हुई थी, अब मेरी इसको बिना इंक्लूड करे आउटपुट 1 के लिए भी तो होगी, सॉल्व 2 आउटपुट 1 के लिए भी, तो इसमें सिर्फ 1 जाएगा। फिर इसके लिए भी वही वाला केस होगा, आउटपुट 1 बनेगा जिसमें 3 इंक्लूड होगा और 3 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, फिर ये फर्दर कॉल होगा, सॉल्व 3 अब 3 मेरा 3 के बराबर है, तो फिर मेरा 1 3 आउटपुट में आ जाएगा, और मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊंगा। यहाँ से रिटर्न करने के बाद मेरा वो नॉट इंक्लूड वाला केस चलेगा आउटपुट 2 के लिए। समझ रहे हो ना, हाँ कैसे कैसे चीजें हो रही है। आंसर में तभी आ रहा है वो जब थर्ड इंडेक्स पे है। हाँ हाँ हाँ। हाँ और रिकर्सिव कॉल ऐसे चल रही है, फिर हाँ 3 मैं पूरा ही बता देता हूँ ताकि सारा कुछ आ जाए। तो 3 आउटपुट 1 के लिए चलेगा, फिर ये फिर देखेगा कि भाई 3 के बराबर है, मैं कहा हाँ भाई सही कर रहा है, तो ये 1 आ जाएगा मेरे आउटपुट में। अब इस फंक्शन के लिए अगर मैं देखूं, इसके लिए तो मेरी दोनों रिकर्सिव कॉल्स हो चुकी हैं, तो ये यहाँ से बैक करेगा पहले, फिर यहाँ से बैक करेगा पहले। इसने देखा ये वाली भी खत्म हो गई, ये वाली भी खत्म हो गई, तो भाई यहाँ से तो मुझे सारे मिल चुके हैं। ठीक है, मेरी एक रिकर्सिव कॉल्स तो हो चुकी है। अब ये वापस चला जाएगा इसके पास चला जाएगा, तो मेरी एक हो गई थी, तो दूसरी होगी जिसमें मैं क्या करूँगा, सॉल्व ऑफ, ये 2 वाली तो हो गई ना, हाँ अच्छा तो फिर मेरी 1 वाली होगी। अब 1 वाली नॉट इंक्लूड करने वाली, 1 वाली नॉट इंक्लूड करने वाली होगी, तो सॉल्व ऑफ 1 जिसमें मेरी खाली एरे चली जाएगी। अब इसके लिए भी ऐसी वाली चीज ही होगी पूरी। हम्म मेरे पास क्या ऑप्शन है कि 1 वाले को इंक्लूड करूँ, 1 वाले को इंक्लूड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 2 मेरे आउटपुट 1 में चला जाएगा, 2 आ जाएगा ना 2, और आउटपुट 2 में क्या चला जाएगा, खाली रहेगा ये। अब मैं इसके लिए फर्दर रिकर्सिव कॉल करूंगा, तो सॉल्व इंडेक्स 2 के लिए आउटपुट 2 रहेगा। ठीक है, फिर इसके लिए आउटपुट 1 क्या बनेगा, 2, आउटपुट 2 क्या बनेगा, 2। अगर मैं इंक्लूड करता हूँ सेकंड वाला तो इसके लिए 2 3 बन जाएगा। फर्दर रिकर्सिव कॉल होगी, सॉल्व 3 ऑफ 2 3, ये वाला सीन होगा, तो जो 3 के बराबर फिर से हो गया, तो मुझे एक और आंसर मिल गया, 2 3 मिल गया। ठीक है, अब तो भाई बहुत क्लियर होता जा रहा होगा। हम्म 2 3 मिल गया, उसके बाद मैं क्या फर्दर यहाँ पे कॉल करूंगा, इंक्लूड नहीं करने वाले के लिए सॉल्व ऑफ 3 2, ये फिर 3 के इक्वल हो गया, तो फिर मुझे 2 मिल गया। ठीक है, यहाँ से मेरी दोनों रिकर्सिव कॉल्स हो गई है, तो इसका काम मेरा पूरा हो गया। अब मैं इस वाले के लिए नॉट इंक्लूड वाला करूंगा, तो क्या होगा, सॉल्व ऑफ 2, ये एम्प्टी एरे। अब इसके लिए मैं अगर इंक्लूड करूं तो मेरी आउटपुट 1 क्या बनेगी, ये खाली, आउटपुट 2 क्या बनेगी, खाली। अगर मैं सेकंड वाला इंक्लूड करता हूँ तो 3 कर लूंगा, नहीं करता तो खाली रहेगी। फर्दर इसको कॉल करूंगा तो 3 कॉमा ये हो जाएगा, तो मेरा 3 आउटपुट में आ जाएगा, ये यहाँ से रिटर्न होगा। फिर मेरी नॉट इंक्लूड वाले के लिए कॉल होगी, तो मेरा ये खाली वाला भी
क्योंकि अब जो कॉल होगी वो 3 कोमा एम्प्टी वाले के लिए कॉल होगी। सॉल्व ऑफ 3 कोमा एम्प्टी वाले के लिए कॉल होगी, तो ये एम्प्टी वाला भी मेरा यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, और मेरी 2D वेक्टर थी जो वो पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर मैं देखूँ तो 8 एलिमेंट आने थे, अरे 8 एलिमेंट आने थे, 8 आ गए, तो मेरे आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, हम्म। अब आया ना समझ में? हाँ। और किसी को कोई दिक्कत? हेलो हेलो, कार्तिक, उत्कर्ष, आदित्य, शिवम, सत्यांशु, सही है। सही है ना? एक बार खुद से सॉल्व करना, एक बार कोड इसमें चिपका देता हूँ, इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करना। ये और ऑप्टिमाइज हो सकता है, बट मैं अभी नहीं करा रहा। पहले तुम ये वाला इस पे पूरा ग्रैस, मतलब इस पे पूरी पकड़ बना लो, फिर मैं इसको और ऑप्टिमाइज, जो ये हम दो दो एरे यूज कर रहे हैं ना टेम्परेरी आउटपुट स्टोर करने के लिए, इसको करे बिना भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज आई समझ में पहले? हाँ भाई। ठीक है, किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि अगला वाला क्वेश्चन इसी का ही भैया है, बिल्कुल बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भाई खुद से सबमिट कर लेना। हो जाएगा, ट्राई करना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं बता देता हूँ। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई बताएगा मुझे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। चलो मैं बता देता हूँ। जहां भी देखो, जब भी रिकर्सिव फंक्शन में जितनी नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स हो रही हो ना तुम्हारी, उतनी तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसकी पावर में। जैसे यहाँ पे तुम्हारी 2 रिकर्सिव कॉल्स हो रही है, तो अगर मैं बात करूं तो अगर n तुम्हारे इनपुट हैं, जैसे n हमारे केस में 3 था, तो कितनी रिकर्सिव कॉल्स हो रही थी? 8 रिकर्सिव कॉल्स से मुझे आंसर मिल रहा था। अगर मैं पीछे देखूं तो क्या क्या चीज हो रही थी? यहाँ पे, यहाँ से 2 हो रही थी, फिर इसकी 2 हो रही थी, इसकी भी 2 हो रही थी, इसकी 2 हो रही थी, इसकी भी 2 हो रही थी, इसकी 2 हो रही थी, इसकी 2 हो रही थी, इसकी 2 हो रही थी। तो अगर मेरा इनपुट साइज n है, तो मैं देखता हूँ मेरी जो जितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, तो जितने नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स होंगी मेरी उतनी होगी। तो 2 रेज टू पावर n मेरी इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं क्या यूज कर रहा हूँ? जो मैं ऑक्सिलरी स्पेस ये वाली यूज कर रहा हूँ आउटपुट बनाने के लिए, और मेरी जो रिकर्सिव स्टैक स्पेस लग रही है वो है मेरी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, ये मेरी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, हम्म। सही है ना अभी तक सब? हम्म। सही। ठीक है, इसको सबमिट कर लेना अपने आप से। अब हम करते हैं सबसेट 2 प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेस्ड अपॉन अभी तक हमने जो पढ़ा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट मीन्स है तो उसी पे बेस्ड जो हम अभी तक कर रहे थे, बट थोड़ा सा अलग है। अब हमें क्या गिवन है? वही एरे गिवन है, और हमें क्या करना है? सबसेट ही निकालना है। ठीक है, से मुझे 1 2 2 गिवन है। अगर मैं इसके सारे सबसेट देखूं तो कितने होंगे? ये होगा 1 2 2 होगा, उसके बाद कितना होगा? उसके बाद 1 2 होगा, उसके बाद क्या होगा? 2 2 1 2 2, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और होगा, 2 2 आ गया, और एक इनका 2 2 एक और। तो हमें क्या फाइंड करना है ना, जितने भी सारे सबसेट्स आ रहे हो, कोई सा रिपीट नहीं करना चाहिए, कोई सा भी रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे ये 2 2 आ रहा है, ये 2 1 होगा।
1 होगा। ठीक है, कोई सा भी रिपीट नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं देखता हूँ इसमें रिपीट क्या क्या कर रहा है, ये वाला 2 वाला रिपीट कर रहा, तो ये 2 वाला रिपीट नहीं करना चाहिए मेरा। ठीक है, समझ रहे हो ना? जितने सारे आए उसमें से कोई भी रिपीट नहीं करना चाहिए। तो सोचो, जितने सारे मेरे सबसेट्स आए कोई सा भी रिपीटिंग नहीं चाहिए, मुझे सारे यूनिक यूनिक चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा? हेलो हेलो, समझ में आया ना क्वेश्चन? हाँ, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको? आंसर में पुश या करने से पहले चेक कर लेंगे, करना है नहीं करना। वो कैसे चेक करेगा? आंसर कहाँ स्टोर करेगा? अभी आंसर, अच्छा हाँ, वो अलग से स्टोर करना पड़ेगा फिर क्लास में। हम्म। कर्ष, उसे सेट में स्टोर करना है। हाँ सेट में स्टोर करके भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी। जो ये सारे हम 2D एरे में स्टोर कर रहे हैं, उसको सेट में स्टोर कर लें। सेट में स्टोर करने के बाद जैसे इसमें 2D वेक्टर में मांगा है आंसर, तो 2D मतलब उसको सेट से जाके वेक्टर में पुश करते हैं। ये अप्रोच सही है, अप्रोच बिल्कुल सही है ये। जैसे हमने पिछली अप्रोच लगाई थी वही लगाएंगे। पिछली सबसेट 1 वाला जो किया था हमने, अगर हमें वो वाला आ गया, उसके सारे आंसर सेट में पुश करते जाएंगे इंस्टेड ऑफ 2D वेक्टर, और फिर सेट से सारे वेक्टर में पुश कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारी इसमें हम यही चाह रहे हैं, हम सेट का यूज ना करें। ये पॉसिबल अप्रोच है, क्योंकि अगर तुम इंटरव्यू में होगे तो बताओगे तो यही कि हमने सबसेट सबसेट वही नॉर्मल वाला, हमारे पास चॉइस थी हर एक एलिमेंट के पास कि हम उसको अपने आंसर में इंक्लूड करें या ना करें। और हमने यही वाली चीज को फॉलो करते हुए अपने सारे चॉइस डायग्राम के थ्रू हमने सारी चॉइसेस देखी, अपना आंसर को हमने सेट में पुश किया, सेट के बाद हमने वेक्टर में पुश किया, फिर रिटर्न कर दिया, तो सारी यूनिक आ गई हमारे पास। मैं कह रहा हूँ बिना सेट को यूज करे हम कुछ कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा सोचो, वैसे तो ये हार्ड है थोड़ा सा, बट बताओगे तुम यही। अगर मैं इस वाली अप्रोच की बात करूँ ना कि मैं सबसेट में पुश कर रहा हूँ, तो सबसेट बनाने में पहले मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 raised to power n लग रही है, प्लस जब मैं इसको इसको इसमें पुश कर रहा हूँ, क्या नाम है, सेट में पुश कर रहा हूँ, तो मुझे log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। और जब मैं इसको इससे सेट से फिर वेक्टर में पुश कर रहा हूँ, तब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है log n। log n नहीं लग रही, अगर मैं रेस करता हूँ तब लगेगी, वो मेरी पुश करने में लग रही है। और ये log n नहीं, ये log x लगेगी, जो कि x मेरे नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, x नंबर ऑफ सबसेट्स है। तो अगर मैं देखूं तो अगर मेरी इनपुट साइज है n, तो 2 raised to power n, x की वैल्यू कितनी होगी, 2 raised to power n। तो मैं देख सकता हूँ मेरी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। अभी तो हमारी वैल्यू कम थी, n हमारा 3 था तो 8 आ रहा। अगर मैं n रख दूं 20, तो कितना होगा, 2 की पावर 20। तो अगर मैं log बेस 2 भी 2 की पावर 20 करूं, तब भी मेरा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे पावर उसका बेस का तो पता ही नहीं है वैसे अभी। मतलब वो तुमसे पूछ सकता है कि बिना सेट के करके देखो, सेट नहीं यूज़ करना, कि ये तो बहुत इजी हो जाएगा फिर। ठीक है, मैं बताता हूँ हम इसमें क्या क्या सोचेंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा फोकस करना। हम
क्या कर रहे हैं, हमें जो एरे गिवन है वही वाली चीज करेंगे जो हम उसमें कर रहे थे सबसेट वन में, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे। पहली चीज हम क्या करेंगे, हम जितने भी इक्वल वाले हैं ना सारे, उनको साथ में ले आएंगे। अब साथ में लाने का हमारा क्या सीन होगा, या तो हम उसको सॉर्ट कर दे पहली चीज, या फिर सेट में स्टोर करके वापस फिर एरे में पुश कर दे दूसरी चीज। ठीक है। अगर अगर हाँ, अगर हम ये चीज करते हैं कि अपनी एरे को सेट में पुश कर दे और सेट से फिर एरे बना दे, तो उस केस में तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ आंसर हम इसको ही अगर पुश कर दें तो क्या सीन होगा, 1 2 आ जाएगा हमारा, और अगर हम वेक्टर में देखेंगे तो 1 2 आ जाएगा। बट क्या हमारा इससे आंसर सही आ पाएगा? कितनों को लगता है सही आ जाएगा इससे हमारा आंसर? हैंड रेस कर दो। अगर मैं इसको सेट में स्टोर करूं और उसके बाद इस गिवन एरे को सेट में स्टोर करूं और फिर इसको बेसिक वेक्टर ही बना लूं जिससे मेरे डुप्लीकेट हट जाए, तो क्या मेरा आंसर आ पाएगा? गलत आएगा। वो वाले रह जाएंगे, 2 2 वाले जो साथ वाले थे, उसके साथ हाँ वाले। हाँ, ये वाली चीज गलत हो जाएगी, तो मैं ये वाला तो कर ही नहीं सकता। डेट मीन्स मुझे सॉर्ट ही करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, सारे जो, अब मैं रीजन के साथ बता रहा हूँ मैं क्या, अब सोच क्या रहा हूँ, मैं जो एक जैसे हैं उनको सॉर्ट करके एक साथ ले आऊंगा। इक्वल एलिमेंट्स टुगेदर। ठीक है। अब मैं सारे जो इक्वल वाले थे उनको साथ ले आया, तो इससे मेरा फायदा क्या, इससे मेरा फायदा क्या? अब मैं फायदा इसमें ये देख रहा हूँ कि जब मैं इंक्लूड कर रहा था, वही वाली चीज, हर एक के पास, मेरे पास चॉइस थी इंक्लूड करने की और ना इंक्लूड करने की। ठीक है। अब अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो कोई चीज नहीं है, एक एलिमेंट को मैंने इंक्लूड कर लिया, कोई बात नहीं। बट अगर मैं नॉट इंक्लूड करूंगा ना, तो मैं उसकी हर एक एक्रेंस को, जितनी भी उसकी एक्रेंस होगी सबको इग्नोर करूंगा, सबको इग्नोर कर दूंगा मैं। जैसे ही इस केस में अगर मैं 1 2 2 को सॉर्ट करता हूँ तो 1 2 2 ही आ गया मेरे पास। मेरे पास इसके पास चॉइस है, वन के पास चॉइस है, मैं इसको इंक्लूड करूँ या नहीं करता। ठीक है। अगर मैं करता हूँ तो मेरा वन आ गया। अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं करता तो मैं वन की सारी एकरेंस को इग्नोर करूंगा, तो मुझे वन की एक ही एकरेंस दिखी, तो कोई बात नहीं, यही वाला सीन रहेगा। अब मैं नेक्स्ट पे आ गया, मेरे पास इनपुट में क्या बचा, 2 2। इधर इनपुट में क्या बचा, 2 2। तो मेरे पास चॉइस है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। मेरे पास चॉइस क्या है, ये OP1 है, ये OP2 है। अभी मैं एक डमी रन करके दिखा रहा हूँ कि मैं सोच क्या रहा हूँ, क्या मेरा उससे आंसर आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मैं इसको, मेरे पास चॉइस है, इसको इंक्लूड करूंगा अपने आंसर में, इंक्लूड नहीं करूंगा। अगर इंक्लूड करता हूं, मैं इसको इंक्लूड करता हूं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 OP1। बट अगर मैं इसको एक्सक्लूड करता हूँ, दैट मीन्स आई एम इग्नोरिंग इट्स होल अकरेंस, मतलब जितनी भी इसकी सारी अकरेंस आएंगी ना, होल अकरेंस सबको मैं इग्नोर कर दूंगा। तो मैं चेक करूंगा कि 2 दोबारा भी आ रहा है, फिर 2, फिर 2 क्या आ रहा है, फिर तो मैं लास्ट में ही पहुंच गया। तो मैं इसकी सारी अकरेंस इग्नोर करूंगा तो मैं लास्ट में पहुंच जाऊंगा, और मेरा आउटपुट सिर्फ 1 रह जाएगा। तो मेरी 2D एरे में सिर्फ एक आउटपुट आ गया जो मेरा 1 था। ठीक है। मैं कह रहा हूँ सही है भाई, सही। अभी तक तो जो भी हो रहा है मैं मान रहा हूँ सही है। मैं कहा ठीक है, मानता जा। अब मैं क्या कर रहा हूँ फिर से, इसके लिए तो मेरा इनपुट एक और बच रहा है, 2 बच रहा है। अब फिर से मैं चेक करूंगा, मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या बनता है, 1 2 2। ठीक है। उसको मैं, क्योंकि लास्ट थी, इसको मैंने अपने आंसर में इंक्लूड कर लिया, 1 2 2 बना मेरा। अगर मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ तो मैं उसकी हर एक एक्रेंस को एक्सक्लूड करूंगा, तो हर एक एक्रेंस को एक्सक्लूड करूंगा, तो मेरा ये 1 2 आउटपुट बन के रह जाएगा, और इसको मैं अपने आंसर में डाल दूंगा, 1 2। मैं कहा ठीक है यार, इस वाली के लिए मेरा पूरा काम हो चुका है। अब मैं इस वाली पे आता हूँ।
तो मेरे पास चॉइस है, मैं इसको इंक्लूड करूंगा एक्सक्लूड करूंगा। अगर मैं इसको एक्सक्लूड करता हूँ, मैं टू की हर एक occurrence को एक्सक्लूड करूंगा, तो इग्नोर करूंगा मैं इस टू को भी, इस टू को भी, सारी टू को इग्नोर करूंगा, तो ये मेरे पास खाली आ जाएगा। उस खाली को मैं अपने आंसर में रखूंगा। ठीक है। अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या बनता है? टू। और मेरा इनपुट क्या बचता है? सिर्फ टू। ठीक है। अब मेरे पास चॉइस है, इसको मैं इंक्लूड करूं या नहीं करता। इंक्लूड करता हूं तो मेरा आउटपुट क्या बनता है? टू टू। अगर मैं इंक्लूड नहीं करता तो मैं इसकी सारी अकरेंस को इग्नोर करूंगा, तो ये आगे बढ़ेगा तो खाली, मतलब कुछ बचा ही नहीं, कुछ चॉइसेस। तो ये मेरे पास दो बचे, टू टू एंड एक अकेला टू। तो क्या मेरा जो ये वाला इधर मैं देख रहा हूँ, क्या वो इसके बराबर है? क्या मेरे में वन आ रहा है? हाँ भाई वन आ रहा है। क्या मेरे में खाली आ रहा है? हाँ भाई खाली भी आ रहा है। वन टू आ रहा है, वन टू भी आ रहा है। वन टू टू भी आ रहा है, वन टू टू भी आ रहा है। टू आ रहा है, मैं क्या टू भी आ रहा है। टू टू आ रहा है, मैं क्या टू टू भी आ रहा है। दैट मीन्स जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं सही सोच रहा हूँ। अब ये बताओ, जो मैंने अभी बोला है, कितना, कितने लोगों को समझ में आया है मैंने क्या बोला है? अगर सबको आ गया है तो मैं सिर्फ कोड लिखता हूँ। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो बोल सकता है, मैं दोबारा समझा दूंगा। भाई एक बार दोबारा दोबारा एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है। तो मैं इस बार बहुत कायदे से, जैसे हम करते थे, हर एक रिकर्सिव कॉल के साथ चलेंगे। मेरा ये इनपुट एरे थी, जीरो इंडेक्स वन टू। ठीक है। इंडेक्स पहले मैं फर्स्ट पे था, जीरोथ पे था। और मेरा आउटपुट क्या था? आउटपुट एरे जो मैं लेके चल रहा था वो खाली। ठीक है। अब मेरे पास हर एलिमेंट के पास जाके चॉइसेस है, मैं उसको अपने आंसर में इंक्लूड करता हूँ या नहीं करता। बट नहीं करते वाले की कंडीशन मैंने क्या कर दी, बिकॉज सारे एलिमेंट सॉर्टेड है, तो सारे एलिमेंट जो जिसकी वैल्यू इक्वल होगी वो एक साथ होंगे। तो अगर मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ ना, उसको इंक्लूड नहीं कर रहा अपने आंसर में, तो मैं उसके जैसे हर एक को एक्सक्लूड करूंगा। जैसे मैंने टू को इंक्लूड नहीं किया अपने आंसर में, तो सारे जितने भी टू मिलेंगे ना मुझे उसके बाद, मैं सबको मना कर दूंगा कि भाई मैं तुझे अपने आंसर में इंक्लूड कर ही नहीं रहा। ये वाली चीज बोली मैंने। मैं कहा ठीक है। अब मैं इसको करके देखता हूँ। अब मैंने इसको इंक्लूड किया तो मेरा आउटपुट बना क्या? मेरा आउटपुट बना वन। आउटपुट वन। अगर मैंने इंक्लूड नहीं किया तो मेरा खाली बना। खाली बना, खाली क्यों बना? बिकॉज अगर मैंने इसकी और एक्रेंस चेक करी तो ये लास्ट एक्रेंस बता अपनी, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, तो मेरा काम हो गया। आदित्य इतनी बात समझ में आई ना? तैयारी। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे मूव कर गया हूँ, तो मेरा इनपुट अब क्या इस केस में क्या होगा? टू टू, और ये वन है ये टू है, और मेरा इंडेक्स यहाँ पे होगा, और इसके लिए मेरा इनपुट टू टू, इंडेक्स मेरा यहाँ पे होगा। ठीक है। फिर फिर मेरे पास जैसे रिकर्सिव कॉल चलती है वैसे ही चलेंगे हम। यहाँ ये वाली कॉल होगी, फिर मेरी ये वाली कॉल होगी। तो मैं देखूंगा, मेरे पास दो चॉइसेस है, टू इंक्लूडेड और नॉट टू इंक्लूडेड। ठीक है। अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूँ अपने आंसर में, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? वन एंड टू। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, सिंपल है। इंक्लूड कर लिया, इंक्लूड वाले में तो कोई चेंजेस नहीं है। अगर मैंने एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड किया, तो मैंने चेक किया कि मैं इसकी सारी एक्रेंस एक्सक्लूड करूंगा। तो मैंने देखा ये टू एक्सक्लूड करना है, इससे अगला भी टू है, कि बहन तू भी निकल, तूने इग्नोर किया था ना, तू भी निकल। अब मैं लास्ट पे आ गया। लास्ट पे आ गया तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं बची। डेट मीन जो मेरा आउटपुट चल रहा था पहले, जो मेरा था वो का वही रह जाएगा, वो मेरा वन ही रहेगा। अभी तक मैं क्लियर हूँ आदित्य? ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना? अब फिर मेरी कॉल होगी, अब मेरे पास फिर इनपुट क्या बचा? इस केस में टू बचा, इस केस में मेरा आंसर आ ही गया है, तो मैं इसको टू डी एरे में डाल दूंगा। मेरा ये टू डी एरे है, मेरी टू डी एरे जो मैं लेके चल रहा हूँ, इसमें मैंने वन डाल दिया। ठीक है। अब मेरे पास इसमें इनपुट बचा, इसमें सारे इनपुट खत्म हो गए थे, डेट्स वाई मैंने इसको टू डी एरे में डाल दिया। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैंने चेक किया इस वाली के लिए कि इसको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ या तो इंक्लूड नहीं कर सकता। अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या बनता है? वन टू एंड टू। ठीक है, सिंपल चीज है।
अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं करता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या बनता है, 1। 2 सही चीज है, बट मेरा इनपुट अब दोनों केस में खत्म हो गया। डेट मीन्स आई हैव टू इंक्लूड इट इनटू मतलब जो मेरा 2D एरे है इसमें मैं इंक्लूड कर लूंगा। तो 1 2 2 यहाँ पर डाल दिया और 1 2 ये भी डाल दिया। अभी तक मैं क्लियर हूँ ना आदित्य? ठीक है, सही चल रहा है। सही चल रहा है ना? अब इस वाली के लिए खत्म हो गया, इस वाली के खत्म हो गए, यहाँ पे सब खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा अभी जो प्रीवियस आउटपुट में चल रहा है वो खाली है। ठीक है, अब मैं इसको या तो इंक्लूड करूंगा 2 को, या तो इंक्लूड नहीं करूंगा। अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूँ तो मेरा सिर्फ 2 आ जाएगा, अगर मैं इंक्लूड नहीं करता तो ये खाली रहेगा। खाली रहेगा, बट सीन क्या होगा, आई हैव इग्नोर्ड, 2 वाली इग्नोर कर दी मैंने। अब 2 वाली इग्नोर कर दी तो मुझे 2 की हर एक एक्रेंस इग्नोर कर, तो इसको भी इग्नोर करूंगा, मैं इसको भी इग्नोर करूंगा, तो मैं लास्ट पे पहुंच गया। लास्ट पे पहुंच गया तो क्या, खाली बचा है मेरा। ठीक है, तो मुझे एक आउटपुट मिल गया जो कि था खाली। कोई दिक्कत आदित्य अभी तक? ना ना। ठीक है, और आउटपुट 1 मेरा यही रहेगा 2, और इनपुट मेरा क्या रहेगा, एक कम हो जाएगा जो कि 2 बच जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास फिर चॉइस है टू इंक्लूड इट और नॉट टू इंक्लूड इट। इफ आई इंक्लूड इट, अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 2 आउटपुट 1। अगर मैं इसको एक्सक्लूड करता हूँ तो मुझे इसकी सारी अकरेंस एक्सक्लूड करनी है, सारी एक्सक्लूड करनी है, तो ये अपनी लास्ट पे है। अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो मेरा यहाँ से 2 आ जाएगा। तो मुझे 2 आंसर और मिल गए, 2 2 और एक अकेला और 2। तो अब मैं आंसर कंपेयर कर रहा हूँ, क्या खाली बॉक्स है मेरे पास? हाँ भाई खाली है। क्या 1 है मेरे पास? मेरे पास 1 भी है। क्या मेरे पास 1 2 है? हाँ भाई 1 2 भी दिख रहा है। क्या मेरे पास 1 2 2 है? 1 2 2 भी दिख रहा है। क्या मेरे पास 2 है? 2 भी दिख रहा है। क्या मेरे पास 2 2 है? हाँ 2 2 है। ठीक है, क्लियर हूँ ना मैं सही अब? सही सही है, सही है। सही है ना, मजा आ गया? हम्म, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब पिछले वाले केस से रिड्यूस हो गई, बिकॉज मुझे सेट में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेट में डालने के लिए मुझे लॉग एन की लॉग एन एक्स टाइम लग रहा था, जिसमें एक्स क्या था, 2 raised to power n। इसमें मेरी सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही है, ऑर्डर ऑफ 2 raised to power n। और मैं कुछ एडिशनल स्पेस मेरी अगर रिकर्शन की लग रही है वही लग रही है। एडिशनल स्पेस में इतनी ज्यादा कोई यूज नहीं कर रहा जैसे मैं सेट यूज कर रहा था। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी 2 raised to power n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। कुछ दिक्कत है इसमें? हेलो नहीं भाई, सही सब। हेलो हेलो। ठीक है, अगर मैं पिछला वाला कोड कॉपी करके इसमें चिपका दूं तो चल जाना चाहिए। कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, सॉर्ट करना है। अपनी एरे अपने सारे एलिमेंट्स को एक साथ लाना। तो मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, लाइन बाय लाइन चलेंगे, जो मैंने बोला वही करूंगा। nums डॉट एंड सॉर्ट कर दिया। फिर मैंने क्या कहा, मैंने वही वाली चीज लगाई, जो क्योंकि वही वाली चीज मुझे करनी थी, वही वाली चीज मैंने कॉपी पेस्ट कर ली उससे, पिछले वाले उससे, सबसेट 1 से, और ये वाला फंक्शन भी कर लिया। ठीक है, ये वाला सॉल्व फंक्शन जो था, ये वाला कॉपी पेस्ट भी कर लिया। अब बट मैं नॉट इंक्लूड वाले केस में क्या कर रहा हूँ, नॉट इंक्लूड इंक्लूड तो मैं कर रहा हूँ आराम से। नॉट इंक्लूड वाले केस में क्या कर रहा हूँ, जब तक मुझे कोई ऐसा एलिमेंट मिलता जा रहा है जिसकी जिसकी एक्रेंस में एक्सक्लूड कर रहा हूँ, तो मैं उसकी सारी एक्रेंस एक्सक्लूड करता जाऊंगा। तो मैं चेक करूंगा वाइल i+1 लेसर देन होगा मेरा nums डॉट साइज से, एंड मेरा nums ऑफ i इक्वल्स टू nums ऑफ i+1 है। तो मैं i++ करता जाऊंगा। क्या मैं यहाँ तक सही हूँ? अगर मैं रन करके देखूं, अगर मैं सही हूँ तो पता चल जाएगा। ये केस तो चल गया है, तो अगर मैं सबमिट करता हूँ, तो अगर ये सबमिट हो जाता है तो मैं तो सही हूँ भाई, नहीं तो कहीं गलती कर रहा हूँ। भाई जो बोला था वैसा ही किया है। ये वाला लूप बेसिकली किस वजह से है, मैं नेक्स्ट वाला चेक करता जा रहा हूँ ना, तो नेक्स्ट वाला i+1 है इंडेक्स में मिलेगा। मुझे आउट ऑफ बाउंड वाली कंडीशन भी चेक करनी है,
तो मैं उसको चेक करूंगा कि कहीं वो आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहा। मैं कहा नहीं, अभी आउट ऑफ बाउंड नहीं है। अगर आउट ऑफ बाउंड नहीं है तो चेक करो कि क्या वो अपनी एक कम इंडेक्स से इंडेक्स के इक्वल है। इंडेक्स के इक्वल है तो भाई मुझे इग्नोर करना है, तो आगे बढ़ाते जाओ। जैसे ये वाला केस है, अगर मुझे ये वाला केस मिलता है, जैसे ये था, जैसे 1 2 2 3 था, तो मैंने इस पे था, मैंने इसकी 2 को इग्नोर किया। तो इसने इसने क्या चीज करी, इसने चेक किया कि i+1 मेरा आउट ऑफ बाउंड नहीं है और 2 के इक्वल है, तो मेरा i यहाँ पे आ गया। अब मेरा क्या सीन हुआ, अब मेरा i+1 आउट ऑफ बाउंड नहीं है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वल नहीं है, जो मेरा ith था तो वो तो इस पे ही रहा होगा, ith इस पे ही रहा होगा। बट मुझे तो इस पे चाहिए, बिकॉज मुझे सारी एक्रेस इग्नोर करनी है। तो मैंने यहाँ पे नीचे i+1 जो मैं पहले से ही कर रहा था वही वाली चीज रहने दी, तो ये मेरा यहाँ पे आ गया होगा और मेरी चीज सब सही हो रही होगी, सब सॉर्टेड है। ठीक है, मैंने पिछले कोड को ही थोड़ा सा लिखा, सिर्फ 2 लाइन इंक्लूड करी है। पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, और मेरा एक और क्वेश्चन सॉल्व होके आ गया, जो कि बेसिकली थोड़ा सा एडवांस है उस वाले से, और बिना सॉर्टिंग के हमने सॉल्व कर दिया। समझ में आया ना दोनों क्वेश्चन? हेलो? हाँ हेलो हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, मैं इसके कोड उसमें डाल दे रहा हूँ नोट्स में, और खुद से ट्राई करना उसको, इसको और ऑप्टिमाइज करने का। इसकी ऑप्टिमाइजेशन और हो सकती है, वो मैं बताऊंगा कभी और, या तुम्हें खुद पता चल जाएगी। ठीक है भाई। जब जब आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो मैं ऑप्टिमाइजेशन इसकी बता दूंगा। अभी तुम ये वाला समझ लो, बहुत सही है। ठीक है, और यार ट्राई करो कि क्वेश्चन ट्राई करके आओ, नहीं हो रहे कोई बात नहीं, ट्राई करके आओ तो तुम्हें बहुत मतलब समझ में आने लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली एंड करते हैं, नॉर्मल वाली शुरू करते हैं 5 मिनट में। ठीक है।